स्टूडेंट्स, आज हम भारत चीन संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत और चीन पड़ोसी राष्ट्र हैं, जैसा कि आप जानते ही हो, और इनमें प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे थे। लेकिन जब दोनों देश विदेशी आधिपत्य में चले गए तो इनके सांस्कृतिक संबंध टूट गए। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1939 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद ये महसूस किया गया कि चीन के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना का मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं। किस प्रकार की कठिनाइयां भारत चीन के बीच जो मैत्री स्थापित करने में किस प्रकार की कठिनाइयां सामने आती हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला तो जो भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और संस्थाएं हैं, वे चीन की साम्यवादी प्रणाली और चीन की संस्थाओं से भिन्न हैं। चीन में तो साम्यवादी सरकार है और भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं चीन की साम्यवादी प्रणाली और उसकी संस्थाओं से भिन्न है। दूसरा जो है, भारत की जो विदेश नीति है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि दूसरी ओर चीन की विदेश नीति को हम देखें तो वो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी है। यानी भारत की विदेश नीति के बिल्कुल विपरीत है। जबकि भारत की विदेश नीति तो किसी को आतंकित नहीं करना चाहती अपनी शक्ति से, लेकिन चीन की विदेश नीति साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की नीति है। वो आक्रामक है। चीन की विदेश नीति आक्रामक, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी। चीन की इच्छाएं एशिया में एकाधिकार करने की है और चीन की जो विदेश नीति है उसके साधन क्या हैं? तोड़फोड़, आतंक, क्रांति, कपट और हिंसा। माओ नीति शक्ति को बंदूक की नली से प्राप्त करता है। उसके विपरीत भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोनों ही एकदम विपरीत हैं। तीसरा, जो एशिया में भारत की जनसंख्या, शक्ति और प्राकृतिक साधनों में चीन का प्रतिद्वंदी बनने की क्षमता रखता है और चीन को ये पसंद नहीं है कि एशिया में भारत उसका प्रतिद्वंदी बने। वह विश्व को ये बताना चाहता है कि भारत एशिया का एक कमज़ोर देश है और उसकी स्थिति दूसरे दर्जे की है और चीन पहले दर्जे का देश है और एशिया में वो सर्वोपरि है। इसलिए भारत का शक्ति के रूप में उभरना या उसका आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना या राजनीतिक सुदृढ़ता प्राप्त करना, ये सब चीन के लिए ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का कारण है। तो तीन चीज़ें हमने प्रमुख रूप से देखी कि जो चीन की विदेश नीति है वो आक्रामक है, साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है, शांति स्थापना करने की नहीं है। चीन में साम्यवादी व्यवस्था है और चीन भारत को एशिया की प्रथम शक्ति के रूप में उभरते हुए नहीं देखना चाहता। भारत चीन संबंधों का जो इतिहास है उस पर अगर दृष्टि डालें तो भारत चीन संबंधों को सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो भारत चीन संबंधों का प्रमोद काल, दूसरा भारत चीन संबंधों का टकराव और तनाव का काल, और तीसरा भारत चीन संबंधों का संवाद काल। जो भारत चीन संबंधों का प्रमोद काल है वो रहा है 1949 से 1957 तक। चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण जो रहा है वो प्रारंभ से ही मित्रतापूर्ण रहा है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी पंडित नेहरू भारत और चीन की मित्रता पर बल देते रहे थे और चीन में साम्यवादी दल की विजय के बाद भी भारत चीन संबंध घनिष्ठ हो गए थे। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति का
भारत ने स्वागत किया। और गैर साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की थी। और अमेरिका की नाराज़गी की कीमत पर भी भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया था। पहली बात तो चीन में जब साम्यवादी दल की स्थापना हुई 1949 में, तो उसको राजनयिक मान्यता देने वाला, चीन को राजनयिक मान्यता देने वाला भारत ही पहला गैर साम्यवादी देश था। और दूसरा, उसने कोरियाई युद्ध में भी चीन का समर्थन किया, अमेरिका की नाराज़गी की कीमत पर भी। तो इस प्रकार भारत और चीन के संबंध काफ़ी अच्छे थे। और जून 1954 में भारत और चीन के बीच एक 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता भी हुआ, जिसके अंतर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों को चीन को सौंप दिया। और इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में ही पंचशील के सिद्धांतों की रचना की गई थी। 1954 में ही पंचशील के सिद्धांतों पर बल दिया गया। पंडित नेहरू और चाउ एन लाई ने मिलकर पंचशील सिद्धांतों की रचना की। और पंचशील में कौन कौन से सिद्धांत हैं? अनाक्रमण, हस्तक्षेप, एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान, पारस्परिक लाभ का बंटवारा, समानता के सिद्धांतों पर और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये जो सिद्धांत थे पंचशील के, वे दोनों राष्ट्रों के जो नेता थे या प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई द्वारा बनाए गए। और अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई ने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया। और इसी काल के दौरान, जो प्रमाद काल था भारत चीन संबंधों का 1949 से 1957, इसी काल में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत ही लोकप्रिय रहा। दूसरा जो भारत चीन संबंधों का काल है, टकराव और तनाव का काल। जो प्रमाद काल के अंतर्गत जो प्रमोद काल था भारत चीन संबंधों का 1949 से 1957, उसमें पंचशील और बांडुंग सम्मेलन को भारतीय कूटनीति की महान सफलताएं माना गया था। लेकिन बाद में चलकर वे भारतीय कूटनीति की पराजय सिद्ध हुए, क्योंकि भारत चीन का जो भाई भाई का नारा था, जिनको बढ़ा चढ़ा करके देखा गया था, पंचशील के सिद्धांत थे, भारत और चीन के प्राचीन संबंधों की घनिष्ठता थी, उनको अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर देखा गया था, वो सारी भ्रम सिद्ध हुए। और चीन ने ये सिद्ध कर दिया कि चीन ही विश्व की सभ्यता का केंद्र है और चीन विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है। और चीन ने इस काल के दौरान 1957 से 1978 का जो टकराव और तनाव का काल है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत चीन ने भारत पर आक्रमण भी कर दिया अपनी विस्तारवादी नीति के तहत, जो कि आपको ध्यान ही है। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। और इससे पूर्व 12 जुलाई 1962 को लद्दाख में गलवान नदी की घाटी की भारतीय चौकी को चीनियों ने अपने घेरे में ले लिया। चीनी सेनाओं ने मैकमोहन रेखा को पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया। तो इस प्रकार चीन और भारत के बीच सीमा विवाद बढ़ा और अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ये जो चीन और भारत का सीमा विवाद था वो कहाँ से शुरू होता है? 1950-51 में साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया है।
जब भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर दिलाया तो उन्होंने चीनी सरकार ने यह कहकर मामला टाल दिया कि ये नक्शे कुओमिंतांग सरकार के पुराने नक्शे हैं और चीन की नई सरकार को इतना समय ही नहीं मिला है कि वो उनमें उपयुक्त संशोधन कर सके। और बाद में धीरे धीरे चीन ने भारतीय सीमा पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और अक्टूबर 1962 में साम्यवादी चीन ने बड़े पैमाने पर भारत पर आक्रमण कर दिया। और एक जो इनके बीच समस्या रही भारत और चीन के बीच, वो थी तिब्बत की समस्या। तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है, चीन इस पर अपना अधिकार मानता है। वहाँ जो तिब्बत के दलाई लामा हैं, धर्मगुरु हैं, उन्होंने भागकर भारत में शरण ले ली। करमापा को शरण देने के विरुद्ध चीन ने अपना रोष प्रकट किया, क्योंकि चीन तिब्बत पर अपना अधिकार मानता है और उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन माना। तो इस तरीके से तिब्बत जो समस्या है उसको लेकर भी भारत और चीन में मतभेद है। चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका मुख्य कारण तो यही था कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना चाहता था और वो चाहता था कि वो भारत पर युद्ध का बोझ डाल दे और भारत अपनी उन्नति नहीं कर सके। और तिब्बत के प्रति भी भारत की जो नीति थी उससे नाराज़ था, क्योंकि दलाई लामा को भारत ने शरण दी थी। और आक्रमण का चीन का उद्देश्य ये भी था कि वो भारत की छवि को बदनाम करे और एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनने की आकांक्षा प्रदर्शित करे और भारत को नीचा दिखाए। फिर चीन ने एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करके सबको स्तब्ध कर दिया। युद्ध को बंद करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। चीन के कुछ ऐसे आंतरिक उसके रीजंस थे कि उसको युद्ध बंद करना पड़ा या उसने युद्ध बंद कर दिया। उसके लिए युद्ध उस समय सर्दी ज़्यादा बढ़ जाने से युद्ध को लंबे समय तक जारी रखना भी संभव नहीं था। तो भारत इस युद्ध में भारत को पराजय प्राप्त हुई, क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ जो थी वो चीन के पक्ष में थी। चीनी जो थे वो तिब्बत के ऊंचे पठार और चोटियों से आक्रमण करते थे। भारतीयों को निचली घाटियों से अपनी रक्षा करने में बड़ा कठिन काम था उनका, और चीनियों ने इस युद्ध की तैयारी बहुत समय पूर्व से कर रखी थी और भारत इसके लिए तैयार नहीं था। कुल मिलाकर ये जो काल था, तनाव टकराव का काल, इसमें भारत चीन युद्ध 1962 महत्वपूर्ण था, जिसने भारत और चीन संबंधों में बहुत अधिक कटुता पैदा कर दी। और कोलंबो प्रस्ताव लाया गया 12 दिसंबर 1962। 10 दिसंबर 1962 से 12 दिसंबर 1962 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक सम्मेलन किया गया और उसके तहत भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर ये था तनाव और टकराव का काल रहा 1978 तक, 1958 या 57 से लेकर के 1978 तक। उसके बाद जो आता है भारत चीन संबंधों का संवाद का काल 1978 से लेकर अब तक। तो उसमें संवाद दोनों देशों के बीच पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए गए। कोई खेल प्रतियोगिताएं हुई आपस में। 1975 की टेबल टेनिस प्रतियोगिता थी दोनों देशों की, वो कोलकाता में हुई। कूटनीतिक माध्यम से भारत को पीकिंग से इस बात के संकेत मिले कि चीन भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। तो कुछ कूटनीतिक प्रयास हुए, कुछ खेलों के माध्यम से संबंध सुधारने के प्रयास किए गए। कुछ जो राष्ट्राध्यक्ष या फिर
जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए उनकी एक दूसरे देशों में यात्राएं हुई, उनके माध्यम से भारत चीन के बीच संबंधों को संवाद के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी दिसंबर 1988 में चीन की यात्रा की और सीमा विवाद हल करने के लिए संयुक्त कार्यदल का गठन किया। फिर चीनी प्रधानमंत्री थे ली फंग, उन्होंने दिसंबर 1991 में भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति वेंकट रमन थे, उन्होंने मई 1992 में चीन की यात्रा की। और भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चीन की 1993 में सितंबर 1993 में यात्रा की और जो भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उस पर शांति बनाए रखने का समझौता किया। 1994 में चीन में भारत महोत्सव आयोजित हुआ। तो इस प्रकार कई चीज़ें थी जिनमें संवाद के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंधों को वापस सुधारने का प्रयास किया गया। करमापा लापा को जो शरण देने का मामला था उसके लिए चीन ने भारत को चेतावनी दी परोक्ष रूप से कि वो भारत पहुंचे तिब्बती धार्मिक नेता करमापा लामा को शरण ना दे, राजनीतिक शरण ना दे। और राजनीतिक शरण देने को उसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। उसके बाद भी कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने आपस में एक दूसरे देश की यात्रा की। चीनी प्रधानमंत्री ने जनवरी 2002 में भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जून 2003 में सिक्किम की यात्रा की। चीन के जो प्रधानमंत्री थे वेन जियाबाओ ने भारत की यात्रा की 2005 में। जब इन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने नवंबर 2006 में भारत की यात्रा की। और कुल मिला के इन यात्राओं का उद्देश्य यही था कि चीन और भारत के मध्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को सुधार कर नए दौर की शुरुआत की जाए। भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 14 से 16 मई 2015 तक चीन की यात्रा की या चीन की यात्रा पर रहे और प्रयास किया कि दोनों के मध्य कुछ समझौतों के माध्यम से इन दोनों देशों के बीच संबंध कुछ मधुर हों। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारत और चीन के जो संबंध हैं वो बहुत अधिक मधुर नहीं हैं, बल्कि इन दोनों देशों के मध्य काफ़ी तनाव है। तनाव के जो प्रमुख कारण है वो पहला है सीमा विवाद। डोकलाम की तनातनी ने 3500 किलोमीटर लंबी सरहद का सीमांकन न होने से उपजे तनाव को रेखांकित किया। एक तो डोकलाम सीमा विवाद जो है वो महत्वपूर्ण है, दोनों देशों के बीच टकराव का जो महत्वपूर्ण कारण है। इसका समाधान दूर दूर तक अभी नहीं है। वहाँ पे सरहद का सीमांकन नहीं हुआ है और उससे वो तनाव बढ़ा है। दूसरा, व्यापार को लेकर कारोबार बढ़ रहा है, दोनों के बीच जो व्यापार है वो भी बढ़ रहा है। भारतीय आईटी और दवा कंपनियां हैं वे चीन में बाजार तक पहुंच नहीं होने की शिकायत कर रही हैं, जबकि चीन के जो निवेशक हैं वो भारत में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ दिल्ली उनकी मौजूदगी चाहता है। तो व्यापारिक जो संबंध है वो भी बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है। जो तिब्बत है, तिब्बत को लेकर भी दोनों के बीच में मतभेद है। भारत दलाई लामा को लेकर, चीन जो है दलाई लामा को लेकर भारत पर निरंतर शक कर रहा है। आतंकवाद, जो झिंजियांग क्षेत्र है उसमें हिंसा बढ़ने के साथ ही चीन की आतंकवाद को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। और एक पाकिस्तान फैक्टर है, उसकी वजह से भी दोनों में मतभेद है।
आतंकवाद पर हम चर्चा कर रहे थे। आतंकवाद में जो भारत है वो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध था और प्रतिबंध लगवा भी दिया, लेकिन चीन ने इसमें भारत का साथ नहीं दिया और चीन पाकिस्तान का फेवर करता है और पाकिस्तान भारत का शत्रु बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ भारत के विवाद हैं। चीन उससे मित्रता रखता है, उसको हथियारों की सप्लाई करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान का पक्ष लेता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी है उसका समर्थन चीन नहीं करता है और समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर पाकिस्तान के पक्ष में आवाज़ उठाता है। इसलिए भारत चीन से नाराज़ है। वर्तमान में जो दोनों देशों के बीच विवाद है वो डोकलाम सीमा संबंधी विवाद और पाकिस्तान फैक्टर को लेकर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। वर्तमान में भी भारत चीन के संबंध मधुर नहीं कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।